Hi there. So moving to the second part of our non-current liabilities part is leases. ठीक है, लीज क्या होता है? लीज इज बेसिकली हमने कोई एसेट भाड़े पे ली है either for a short period of time or a long period of time. Renting out asset is nothing but lease. ठीक है, अब ये लीज के लिए आप ये समझो कि लीज इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. वाई? बिकॉज पीपल कैन ईदर बाय एसेट और लीज देम. अगर वो एसेट बाय करते हैं देन देर आर बैलेंस शीट आइटम्स दैट आर इन्वॉल्व. लाइक कैश या तो बाहर जाएगा, अगर कैश नहीं जा रहा है तो मैं लोन लूंगा तो लायबिलिटी क्रिएट होगी. एसेट मेरे बैलेंस शीट में आ रहा है तो मेरे टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे. अब वो एसेट्स डेप्रिशिएट होंगे तो इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट होगा, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इफ यू रेंट आउट एन एसेट, आपको क्या करना है? You just need to write lease payments in your income statement as an expense and record it till the time you have leased out the assets. So it's very simple. अब लोग क्या करने लगे? people used to take benefit of lease as an off balance sheet item. मतलब क्या off balance sheet बोले तो क्या? People used to take lease for a very long period of time which was equivalent to the life of the asset. मतलब 10 साल के लिए मैं एसेट बाय करने के जगह उसको लीज बोल देता था और अपने खाली इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट होते थे, मेरा बैलेंस शीट इफेक्ट नहीं होता था. एंड हेंस लीजेस वेर एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम. पर विद टाइम एज स्टैंडर्ड्स गॉट इम्प्रूव्ड, IFRS एंड गैप केम आउट विथ फ्यूअर स्टैंडर्ड्स सेइंग दैट अगर आपका लीज ऐसा लॉन्ग पीरियड के लिए है या फिर वो अपना जितना भी लाइफ ऑफ द एसेट है वो कवर कर रहा है और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, तो उन सब चीजों में उसको आप नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज जैसे ट्रीट मत करना, उसको फाइनेंसिंग लीज या उसको हम एसेट लीज की तरह ट्रीट करेंगे, राइट? सो देयर आर सम प्रोविजंस दैट वी विल नीड टू स्टडी नाउ व्हिच विल बी डेल्विंग डीपर इनटू द फाइनेंसिंग लीज पार्ट. ऑपरेटिंग लीज तो बहुत इजी है. ऑपरेटिंग लीज इज जस्ट लाइक एनी अदर लीज. आप जब भी कोई रेंट पे कुछ सामान ले रहे हो उसको वैसे ही ट्रीट करना है. सो लीजेस, उसमें हम IFRS और गैप अलग अलग समझेंगे. IFRS पहले आ जाते हैं. IFRS में ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज दो पार्ट में डिवाइडेड है. ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म लीजेस को ही ये क्लासिफाई करने देता है. IFRS बोलता है कि सारे लीज जो हैं वो फाइनेंसिंग लीज ही हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यूअर शॉर्ट टर्म लीजेस दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग. ठीक है, IFRS बोलता है सारे लीज फाइनेंसिंग लीज की तरफ ही जाएंगे. देयर आर ओनली फ्यूअर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज विच आर ईदर शॉर्ट टर्म लीजेस और अगर आप छोटे से पीरियड के लिए या छोटा सा एसेट ले रहे हो तो उसको आप ऑपरेटिंग लीज की तरह क्लासिफाई कर सकते हो. अब ऑपरेटिंग लीज में लेसी और लेसर क्या करेगा? लेसी कौन होता है? जो एसेट लेता है उसको लेसी बोलते हैं, एंड जो एसेट भाड़े पे दे रहा है, रेंटिंग आउट जो कर रहा है, उसको बोलते हैं लेसर. ठीक है, सो जो ले रहा है दैट विल बी जस्ट शोइंग इन इट्स इनकम स्टेटमेंट एज रेंट पेमेंट. जैसे लेसी क्या दिखाएगा? जस्ट कि वो अनदर रेंट दे रहा है, दिस रेंट परटेन्स टू द एसेट. ठीक है, वो रेंट चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में. लेसर क्या रिकॉर्ड करेगा? वैसे ही जैसे ये लीज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा था, ये लीज इनकम रिकॉर्ड करेगा. लेसर अपने बुक्स में खाली इनकम स्टेटमेंट पे ऑन द इनकम साइड इट विल रिकॉर्ड अ न्यू रेवेन्यू इन द नेम ऑफ लीज रिसीवेबल्स और लीज रेंटल्स. दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज. अब आते हैं बात फाइनेंसिंग लीज पे, विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सेशन. फाइनेंसिंग लीज में लेसी और लेसर क्या करेंगे वो समझ लेते हैं. फाइनेंसिंग लीज में हमको क्या करना है? वी विल बी लीजिंग आउट एसेट एंड थिंकिंग दैट हमने वो एसेट बाय ही किया है. ठीक है, इफ द लीज इज अ फाइनेंसिंग लीज, हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि जस्ट लाइक वी हैव बॉट अनदर एसेट ऑन लोन. ठीक है, हमको क्या दिखाना है? लेसी क्या करेगा? लेसी विल क्रिएट अ लायबिलिटी एंड एन एसेट विच विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस्ड लीज पेमेंट्स. ठीक है, जितना भी लीज पेमेंट जाने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ. वो प्रेजेंट वैल्यू एसेट के तौर पे भी दिखाया जाएगा, लायबिलिटी के तौर पे भी दिखाया जाएगा. व्हाई एसेट? बिकॉज वी हैव बॉट अ राइट टू यूज. ठीक है, राइट टू यूज एसेट है. वी हैव नॉट एक्चुअली बॉट अ फिजिकल एसेट बट उसका राइट बाय किया है ना हमने.
सो राइट टू यूज एसेट एक क्रिएट हो जाएगा, एंड सिमिलरली सिंस इट इज ऑन अ लीज पेमेंट, अ लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड इन द नेम ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी भी बन जाएगी, लीज एसेट भी बन जाएगा। और फिर पीरियोडिकल पेमेंट जो भी हो रहे हैं, जो भी लीजेस में दे रहा हूं, वो लीज के दो बाइफर्केशन होंगे। वन विल बी अराउंड द इंटरेस्ट पोर्शन, इंटरेस्ट पोर्शन विल नथिंग बट जितना एसेट है मल्टीप्लाइड बाय द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, तो वो इंटरेस्ट पोर्शन बन जाएगा। और बाकी का पोर्शन प्रिंसिपल पेमेंट है, तो प्रिंसिपल रिपेमेंट मेरा माइनस होते जाएगा फ्रॉम द लायबिलिटी साइड, जस्ट लाइक एनी अदर लोन, ठीक है। लोन अगर मैंने लिया है तो जितना ही मैं इंस्टॉलमेंट देता हूं, इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट पोर्शन एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट पोर्शन। तो इंटरेस्ट पोर्शन जितना भी है वो मेरा डायरेक्टली एक्सपेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट में गया। जो भी प्रिंसिपल पोर्शन है, प्रिंसिपल पोर्शन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम माय लायबिलिटी, ठीक है। पूरा का पूरा एक्सपेंस तो जा ही रहा है। एंड दिस एसेट, क्योंकि मेरा एक एसेट भी क्रिएट हुआ है, अब ये एसेट को डेप्रिशिएट भी करना है, बट मैंने आपको बताया कि ये एसेट हम फिजिकल एसेट जैसे नहीं दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं राइट टू यूज एसेट। अब राइट टू यूज एसेट इज अ इनटेंजिबल एसेट, तो इनटेंजिबल एसेट को हम अमोर्टाइज करेंगे, सो विल बी अमोर्टाइजिंग द राइट टू यूज एसेट, ठीक है। तो दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ लेसी। लेसर क्या करेगा? लेसर देखो, लेसर कुड बी ऑफ टू टाइप्स। एक लेसर है कि आई एम बाइंग ऑफ एसेट फ्रॉम एनी अदर गाय, जिसके पास वो एसेट पड़ा था अब वो मेरे को दे रहा है, और he could be a manufacturer who could have sold the asset but in fact he has leased out, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और डीलर भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर या डीलर है तो लेसर अपने बुक्स थोड़े डिफरेंटली बनाएगा, और अगर वो कोई और है तो वो थोड़े डिफरेंटली बनाएगा। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर वो कोई और हुआ तो मैन्युफैक्चरर तो शायद हमको बेचेगा ही, वो लीज क्यों करे, बट कोई और होगा तो लीज कर सकता है अपना एसेट। कोई और होगा तो क्या करना है, उसके बुक में जो एसेट दिख रहा था वो एसेट आप हटा दो। Why? Because he doesn't own the asset anymore, it will be owned by the lessee, ठीक है। So he will remove the asset from his books of accounts and he will record lease receivable as an asset. Lease receivable is nothing but the present value of all the future lease payments and residual value, ठीक है। residual value भी कुछ आ सकता है उस एसेट का। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड लीज एंड रेसिडुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू द लीज रिसीवेबल एसेट, एंड ही विल रिपोर्ट इंटरेस्ट पोर्शन एज इनकम, ठीक है। जो भी ये जो इंटरेस्ट खर्चा था ना, ये जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में जा रहा था, ये जैसे इसका खर्चा है वैसे ये इसका इनकम है, क्योंकि इसने आइडियली क्या दिया, इसने तो लोन दिया है ना इस बंदे को फॉर दैट एसेट, इन ल्यू ऑफ एसेट, वो एक लोन जैसा है। सो वो लोन पे जितना भी इसका इंटरेस्ट पोर्शन है वो इसका इनकम हो जाएगा, राइट। लेट्स से ही इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर में वो जो भी एसेट है वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट की तरह तो दिख नहीं रहा था, इन्वेंट्री की तरह दिख रहा होगा, राइट। सो जस्ट लाइक सेलिंग ऑफ एनी अदर एसेट, हमको यहाँ पे क्या करना, हमने एक नया इन्वेंट्री सेल किया है, एंड जो भी उस पर रेवेन्यू या सीओजीएस होगा दैट विल बी इक्वल टू द जितना भी लीज पेमेंट आने वाला है। इट्स जस्ट लाइक सेलिंग ऑफ योर इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। जैसे क्रेडिट सेल्स आप रिकॉग्नाइज करते हो, वैसे ही रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर लीज पेमेंट्स, एंड सीओजीएस क्या हो जाएगा, जो भी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट थी जो कि इन्वेंट्री में दिख रही होगी, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हो जाएगा, एंड रेवेन्यू विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, एंड जो भी प्रॉफिट है वो एक साल में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा, राइट। इट विल बी रिकॉग्नाइज देयर एंड देन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हो सकता है कि सीओजीएस इज इक्वल टू रेवेन्यू हो तो ज्यादा प्रॉफिट उस समय नहीं बन रहा हो, जितना भी पोर्शन उसको इंटरेस्ट में मिलने वाला है वही पोर्शन उसका इनकम बनने वाला हो। ये रेवेन्यू पे उसको जितना सी क्रेडिट आपने दिया है, किसी को क्रेडिट पे सेल किया है, तो हो सकता है वो क्रेडिट सेल पे इंटरेस्ट दे रहा हो। सो इंटरेस्ट जो पोर्शन मिलने वाला है ना, वो तो हमारा रिकॉर्ड होगा ही, इधर इट इज अ मैन्युफैक्चरर और अदर्स। बट मैन्युफैक्चरर जो है वो एसेट क्रिएट नहीं करेगा इन द नेम ऑफ लीज रिसीवेबल, वो एक रेवेन्यू और सीओजीएस की तरह ट्रीट होगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ आईएफआरएस, ठीक है। आईएफआरएस ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीज, वो बोलता है कि सारे फाइनेंसिंग लीज ही होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू शॉर्ट टर्म लीजेस दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग।
फिर एक लेसर लेसी का कॉन्सेप्ट है। लेसर कैसे रिकॉर्ड करेगा, लेसी कैसे रिकॉर्ड करेगा। लेसी इज वन हु इज टेकिंग द एसेट ऑन लीज, लेसर इज वन हु इज गिविंग आउट द एसेट ऑन लीज। ठीक है, सो लेसी और लेसर दोनों को ही ऐसे ट्रीट करना है कि उन्होंने एसेट खरीदा है या बेचा है ऑन अ क्रेडिट बेसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं गैप पे। यूएस गैप इज क्वाइट सिमिलर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग लीज। ठीक है, फाइनेंसिंग लीज में तो हमको ऐसे ही करना रहता है। ऑपरेटिंग लीज में वो क्या बोलता है, इट्स वेरी यूनिक दैट लेसी और लेसर, ठीक है, इधर भी कॉन्सेप्ट तो वही है। लेसी में वो बोलता है कि either it could be an operating lease or a financing lease, you could bifurcate the two, but दोनों का ट्रीटमेंट जो है ना वो सेम ही होने वाला है। लेसी हमेशा ऐसे ही बुक्स बनाएगा, मतलब क्या, he will always record that he has bought an asset on a credit। ठीक है, वो हमेशा ऐसे ही बुक्स दिखाएगा। बस ऑपरेटिंग लीज अगर हो ना तो डू नॉट बाइफरकेट द इंटरेस्ट पोर्शन, लीज पोर्शन इनटू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, बस लेसी ऑपरेटिंग हो या फाइनेंसिंग हो दोनों में ही ऐसे ही ट्रीट करना है, बट डू नॉट बाइफरकेट योर लीज इनटू इंटरेस्ट और प्रिंसिपल व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग लीजेस। दैट इज इट, बाकी सब कुछ सेम होगा। लेसर में भी ट्रीटमेंट सारा ऐसा ही हो रहा है, राइट। बस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज नॉट देयर व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट फाइनेंसिंग, बिकॉज डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं होगे, बट बाकी सब कुछ लेसर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही विल रिकॉर्ड एन एसेट which will be equal to the present value of future lease payments and residual value as lease receivable asset। एक lease receivable asset बन जाएगा, और जो भी एसेट पहले बुक्स में थी वो हट जाएगी क्योंकि वो आपने बेच दिया है, और जितना भी इंटरेस्ट पोर्शन आपको मिलते जा रहा है वो आप अपने इनकम स्टेटमेंट में एज अ न्यूअर रेवेन्यू दिखाते जाओ। ठीक है, लेसर को यही करना है। बस उसने क्या किया है, उसने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में मतलब बाइफरकेट कर दिया है कि आपका जो लीज है इट कुड बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ईदर इट कुड बी अ सेल टाइप लीज विच इज नथिंग बट दिस, सेल टाइप लीज इज दिस। ठीक है, सेल टाइप लीज इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया है और जो कलेक्शन है वो प्रोबेबल है, तो सेल टाइप लीज को ये उन्होंने बस इसको एक नाम दे दिया है, राइट। दिस इज सेल टाइप लीज व्हेन यू आर बोरिंग एन एसेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डीलर। डायरेक्ट फाइनेंसिंग इज नथिंग बट ये वाला पार्ट। डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या बोलता है कि अगर आपने ट्रांसफर मान लो ओनरशिप नहीं हुआ हो ना, तो भी आपका जो लीज है वो फाइनेंसिंग लीज हो सकता है इफ यू हैव अ थर्ड पार्टी गारंटी ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज, and if you have a sum of promised lease payments and residual value which is greater than or equal to the fair value of the asset। मतलब क्या, तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तो डायरेक्ट फाइनेंस होगा। डायरेक्ट फाइनेंसिंग में what is the underlying meaning here, सेल टाइप लीज तो ये मैन्युफैक्चरर डीलर वाला पार्ट हो गया। फिर अगर आपको चेक करना है कि वेदर योर लीज इज ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग में गैप इज गिविंग आउट अस with 3 conditions. If all of the 3 are fulfilled, it will be considered as financing lease or direct finance lease. ठीक है, what are the 3 conditions? Let's say you have not transferred the ownership. It is not met. The criteria of transfer of ownership is not met. मतलब ये जो क्राइटेरिया आप इधर सोच रहे थे वो नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, पर थर्ड पार्टी ने आपको गारंटी दिया है that at the end of the lease you will get a residual value, and at the same time the sum of promised lease payments जो आप लीज पे दे रहे हो प्लस रेसिडुअल वैल्यू अगर करोगे that will be greater than or equal to your fair value, तो ये लीज डायरेक्ट फाइनेंस लीज कहलाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेसर में हमको बाइफरकेट करने के लिए ये कंडीशंस है, राइट। वन कुड बी अ सेल टाइप लीज जहां पे डायरेक्टली ओनरशिप चली गई है, या फिर एंड प्रोबेबल है हमारा रिकलेक्शन। इफ सेल टाइप लीज नहीं है तो हमको देखना है कि वो डायरेक्ट फाइनेंस लीज है क्या। डायरेक्ट फाइनेंस लीज में ये 3 क्राइटेरिया मीट होते हैं तो वो डायरेक्ट फाइनेंस लीज है। अगर ये दोनों ही नहीं होते हैं तो ही वो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा, और ऑपरेटिंग लीज में हमको सेम ऐसा ही करना है लेसर के टर्म्स में।
which is will be just recording an income in our financial statements as a rental income, ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में। बट लेसी में ऐसा नहीं है, ठीक है, लेसी में ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंसिंग हो, हमको करना तो यही है, right, when it comes to gap. I hope this is clear. It's a very important chart. You will have it in your notes. Do read it more often. And if you have any doubt, you can always book office hours. Thank you.